एक कविता लिखी है शायर ने और बड़ी ही अच्छी कविता है जो कि आज के हिसाब पर बड़ी सटीक बैठती है। कविता ऐसी है, मासूमों के खून से रंगते दीवारें अपनी, बेईमानी की खुली किताब होते हैं, नजरों में बसती है बस सत्ता और कुर्सी, नजरों में बसती है बस सत्ता और कुर्सी, तरकश में संभाले खूनी दाव होते हैं। आज राजनीति का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि किसी की सेवा या भाव से कोई मतलब नहीं है। लोग आते तो हैं सेवा करने के लिए राजनीति में, लेकिन सेवा और भाव करने का उनका कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ लोगों पर इसलिए अन्याय करना पड़ता है ताकि एक दूसरा समुदाय खुश हो सके इस बात से। और समझ में नहीं आता, हिंदुओं से कहा जाएगा कि मुसलमान आपके घर में घुसेंगे आपको मारेंगे, मुस्लिम से कहा जाएगा कि हिंदू आपके घर में घुसेंगे मारेंगे, सिखों से कहा जाएगा कि हिंदू घुसेंगे, ईसाइयों से कहा जाएगा कि मुस्लिम घुसेंगे। सर, कोई किसी के घर में नहीं घुसेगा, सब लोग आपस में भाई भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारियों को है। आजकल की राजनीति क्या है पता है आपको? आजकल राजनेता बनना बड़ा ही इजी हो गया है, बड़ा आसान हो गया है और प्रमोशन पाना और भी ज्यादा आसान हो गया है। राजनीति में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक जो आपके यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय है उसके खिलाफ आप जितना जहर उगल सकते हो, उसको खिलाफ जितनी अन्यायता आप कर सकते हो वो करो। उसके बाद फिर आपको अपने आप ही पदोन्नति मिल जाएगी, आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये आज की राजनीति में चीजें हो गई हैं। चलिए बात करते हैं, पहले जरा हल्द्वानी की तरफ चलते हैं हम लोग कि हल्द्वानी में आखिर ये हिंसा हुई क्यों है, क्या कारण रहे हैं हल्द्वानी में हिंसा होने के। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि हल्द्वानी में आखिरकार ये हो क्या रहा है। मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। अगर वहां के प्रशासन की बात माने तो प्रशासन ने कहा कि हम स्थानीय अदालत के फैसले के हिसाब से गए थे, कि स्थानीय अदालत ने ये इस बारे में फैसला सुनाया था कि ये जो अतिक्रमण है, एक मदरसा और एक वहां पर मस्जिद, तो ये जो चीजें हैं ये चीजें हकीकत में अतिक्रमण है। ये वहां के डीएम साहब का स्टेटमेंट था, लेकिन वहां के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया देखिए ये जो मामला है ना, ये मामला चल रहा है हाई कोर्ट में और अभी इसका हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। उससे पहले आप इसको इधर से टच मत करो या फिर आप इसको हटाओ मत। अगर हाई कोर्ट ने इस बारे में फैसला सुना दिया तो फिर ओके, हम भी इस मामले पर आकर एग्री हो जाएंगे। फिर आप अगर हाई कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये इलीगल है तो फिर ठीक है, इलीगल है, आप इसको आकर के गिरा देना। ये बात वहां के स्थानीय लोगों ने कही। अब बात अटकी कहां पर? ये तो वहां के जो दो वक्तव्य हैं उनकी बात है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी गलतियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि देखो, जब आपको पता है कि ये जो दुनिया है आपके पीछे पड़ी हुई है, तो आप अपने पास में अपने जो प्रूफ है वो तो कम से कम संभाल के रखो। प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि ये जो जमीन है ये किसी भी तरह से कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये जमीन रजिस्टर्ड होती तो फिर ठीक है, देखते। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि भैया देखो इस बारे में हमें तो नहीं पता, ये तो स्टार्टिंग से ही है, स्टार्टिंग से ही ये चीज ऐसे है, स्थानीय लोगों का वहां पर ये कहना है। अच्छा, ये जो हल्द्वानी में मुद्दा है, ये मुद्दा सिर्फ अभी से नहीं चल रहा है, ये मुद्दा पिछले साल भी चल पड़ा था। पिछले साल क्या था कि पिछले साल 4000 हवेलियों को रातों रात अतिक्रमण से हटाने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर दी गई थी। ये कहा गया था कि ये जो आपके घर बने हुए हैं यहाँ पर रेलवे की जमीन मौजूद है। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर स्टे लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो रातों रात आप किसी को भी वहां से हटा नहीं सकते। ये भी उसी जगह की बात चल रही है जिस जगह पर यह अतिक्रमण हुआ है, जिस जगह पर यह दंगा या ये फसाद हुआ है। अब यहाँ पर कुछ चीजें सुनने और देखने वाली आती हैं कि भैया आप देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये देश किस दिशा में जा रहा है। कैन यू इमेजिन? आज जो लोग कह रहे हैं ना कि मुसलमान से नफरत करो या हिंदू से नफरत करो,
हर कोई अपनी अलग अलग पीपड़ी लिए फिर रहा है। मुसलमान कह रहा है कि भैया मुझे खतरा है, हिंदू कह रहा है मुझे खतरा है, सिख कह रहा है मुझे खतरा है, ईसाई कह रहा है मुझे खतरा है। दलित समाज अलग कह रहा है कि भैया हमें खतरा है, लेकिन एक्चुअल में इस देश में खतरा किसी को भी नहीं है। अगर खतरा किसी को है तो वो है सत्ताधारियों को, क्योंकि उनको चाहिए वोट। बीजेपी की रणनीति स्टार्टिंग से रही है कि भैया ये जो वोट है ना, इसको किसी भी तरह से अपने आप लेके आओ, क्योंकि मुस्लिम जो है वो कम है, तो ठीक है इन मुस्लिम का डर हिंदुओं को दिखाओ और हिंदुओं को मुस्लिम का डर दिखाओ, मुस्लिम को हिंदुओं का डर दिखाओ और आपस में वोट बांट लो। ये चीजें हैं, ये कोई भी कुछ नहीं होता, सारी की सारी विचारधारा की लड़ाई चल रही है। मैं एक नेता का नाम नहीं बता रहा आपको, लेकिन एक नेता है, आम आदमी पार्टी में था वो, पहले विधायक था। तो उसने क्या किया, जब वो आम आदमी पार्टी में था तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको लगातार इतनी ज्यादा गालियां देता था और उनके बारे में अपशब्द कहता था बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जब उसकी एंट्री बीजेपी में होती है तो आज वो आदमी जो मुसलमानों को बड़ा अच्छा और बड़ा मतलब हितैषी मानता था मुसलमानों को, और ये कहता था कि मुस्लिम अगर नहीं होते तो शायद आज भारत ऐसा नहीं होता जैसा कि आज है, कि वो कहना चाहता था कि मुसलमानों ने भारत में बहुत योगदान दिया है। लेकिन जब वो बीजेपी पार्टी में गया और बीजेपी पार्टी में जाने के बाद में मुसलमान भी वही थे, आदमी खुद भी वही था, लेकिन दोनों विचारधाराएं बदल गई। बीजेपी में जाने के बाद उसने जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला वो शायद कोई और ना उगल पाता इतनी आसानी से। उसने बहुत तगड़ा तगड़ा जहर उगला और फिर आखिर में जो चीजें हुई सामने आई, तो फिर एक्चुअल में जो लड़ाई है वो लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है, लड़ाई हमेशा से कुर्सी की रही है। और अगर कुर्सी की लड़ाई रही है तो फिर भैया इसमें हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज सामने आ रही है। पिछली बार जब अग्निवीर का कुछ परीक्षा, जब अग्निवीर का कुछ हुआ था तो उस वक्त मुझे लगता है कि लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान कम से कम रेलवे का कर दिया गया था। अग्नि परीक्षा में जो लोग धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, ट्रेनें तक जला दी थी, उनके लिए तो गोली मारने का आदेश नहीं था। और ये अच्छी बात थी कि ये इस तरह के आदेश नहीं थे। वहां की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा और सराहनीय काम किया और उन्होंने लोगों को मनाया। लेकिन जब वही बात मुस्लिम पर आकर शिफ्ट होती है तो फिर क्यों शूट एक साइड के ऑर्डर मिल जाते हैं कि भैया गोली मारो देखते ही। ये जो कानून था गोली मारने का, ये अंग्रेजों के वक्त पर था। आज ये कानून लागू मुझे लगता नहीं कि ये इंडियन पर लागू होना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों के लिए हम कौन थे? हम उनके लिए गुलाम मात्र थे। और गुलामों के साथ में कोई किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है, लेकिन आज हम सब देश के नागरिक हैं सर। आज वो मुसलमान भी आपकी प्रजा है, वो हिंदू भी आपकी प्रजा है, वो सिख भी आपकी प्रजा है। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर एक नागरिक आपकी प्रजा है और आपका ये उनके प्रति दायित्व बनता है कि आप उनको एक अच्छी बेहतर जिंदगी दे सकें और उनको एक बेहतर जीविका में रहने का एनवायरनमेंट दे सके। तो ये जो लड़ाई है आजकल, तो अधिकतर चीजें ये हो गई है राजनीति, मतलब कि आप जितना मुसलमानों को गाली दे लोगे, जितना मुसलमानों को सताओगे, उतना ज्यादा आपको प्रमोशन मिलता रहेगा। आप राजनीति में भी ऊपर जाओगे और अगर आप कार्यपालिका में किसी अच्छे पद पर हैं तब भी आपको प्रमोशन मिल जाएगा। सर, अगर वो लोग उपद्रवी हैं तो उनकी सबकी पहचान करो, उनको अरेस्ट करो, जेल में डालो। जो लोग हल्द्वानी में उपद्रव वगैरह कर रहे हैं उनको पकड़ो, जेल में डालो। यही तो होना चाहिए ना, इंसाफ भी यही है। इंसाफ ये कहता है कि जो लोग उपद्रवी हैं या जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको आप अरेस्ट करो, पकड़ो और उनको फिर कोर्ट के सामने पेश करो। कोर्ट उनको सजा देगा कि भैया अब क्या करना है। फिर चाहे उनको
कोर्ट फांसी की सजा दे या उम्र कैद की सजा दे या बरी कर दे, ये कोर्ट का फैसला है। सर कोर्ट किस लिए है पता है आपको? कोर्ट इसलिए है ताकि कोई भी फैसला गलत ना हो सके। कोर्ट इसलिए सबूत मांगता है। कोर्ट इसलिए है क्योंकि कोर्ट देखता है कि भैया इस जुर्म की क्या सजा है और क्या देनी है, वो सब कोर्ट ही डिसाइड करता है। तो आप या हम कोई नहीं हो सकते। सर अपनी प्रजा का ख्याल रखिएगा, प्रजा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ये है, आप समझिए चीज को। थैंक यू, धन्यवाद।